निशान। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अंसारी। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि जो काम कृषि क्षेत्र में पिछले 7 वर्षों में हुआ है वो पहले कभी नहीं हुए। एमएसपी में बढ़ोतरी की गई। गेहूं, धान के अलावा दूसरी फसलों को भी समर्थन मूल्य से जोड़ा गया। साथ ही सिंचाई के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हुए। केंद्रीय पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन राज्य मंत्री संजीव बालीवान ने लोकसभा में बताया कि देश में दुग्ध उत्पादन को और बढ़ाने के लिए सरकार कर रही है नए प्रयास। साथ ही पशुपालकों को राहत देने के लिए वेटनरी पशु एम्बुलेंस की भी देगा सुविधा। उत्तराखंड के सितारगंज में चीनी मिल का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, लंबे इंतजार के बाद आई शुभ घड़ी। चीनी मिल खुलने से गन्ने की खेती को मिलेगा प्रोत्साहन और बढ़ेगी किसानों की आय। और तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त। तिरुवनंतपुरम से मल्लपुरम तक 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। लगातार बारिश से किसानों की फसलों को पहुंचा है नुकसान। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज कहा कि जो काम कृषि क्षेत्र में पिछले 7 वर्षों में हुआ है वो पहले कभी नहीं हुआ। सारा देश इस बात का साक्षी है कि मोदी जी किसानों के प्रति और कृषि के प्रति प्रतिबद्ध हैं और रहेंगे। उनके 7 साल के कार्यकाल में जो ऐतिहासिक काम कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए हुए वो पहले भी कभी भी कांग्रेस की सरकार के समय में नहीं हुए। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय पशुपालन राज्य मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि देश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में राज्यों को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। A2 मिल्क की महत्व है बहुत पूरे देश में। और आज के दिन अगर आप देखेंगे तो शहरों में एक अलग कल्चर पैदा हुई है A2 मिल्क के लिए, चाहे उसका दूध हो या घी हो। कुछ प्रदेश सरकारों ने प्रयास भी किया है। गुजरात में प्रयास हुआ है कि दूध भी राष्ट्रीय पोषण में दिया जाए। लेकिन ये कार्य उत्तर प्रदेश सरकार का है। अभी उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए कोऑपरेटिव बनाने के लिए एक स्कीम, जायका स्कीम केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है। अगर बुंदेलखंड के A2 मिल्क के लिए अलग से कोई प्रदेश सरकार से प्रस्ताव आता है नई कोऑपरेटिव बनाने का या मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी बनाने का, तो केंद्र सरकार जायका के माध्यम से उसमें मदद कर सकती है। केंद्रीय पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन राज्य मंत्री संजीव बालियान ने यह भी बताया कि पशुपालकों को राहत पहुंचाने के लिए वेटनरी एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है। अलग अलग राज्यों के हिसाब से एनिमल वेटनरी व्हीकल भेजी जा रही है। आजादी के बाद पहली बार एक बहुत अच्छी स्कीम आई है मोबाइल वेटनरी वैन की, क्लिनिक की कह सकते हैं आप। 2980 मोबाइल वेटनरी क्लिनिक पूरे देश में दिए जा रहे हैं। 476 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार को उपलब्ध कराए हैं। उसमें से 520 मोबाइल वेटनरी क्लिनिक उत्तर प्रदेश के लिए दिए गए हैं। और मुझे उम्मीद है
कि इन मोबाइल वेटनरी क्लिनिक के माध्यम से बुंदेलखंड जैसे जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनमें पशुपालकों को, जो गरीब पशुपालक हैं, उनके इलाज की सुविधा मिलेगी। और इन मोबाइल वेटनरी क्लिनिक को चलाने के लिए कि 60-40 के उसमें प्रदेश और केंद्र सरकार आके मदद करेंगी। और ये इतनी बेहतरीन स्कीम है, मुझे लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में एक गरीब पशुपालक के लिए इससे बेहतर कोई स्कीम नहीं हो सकती थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सितारगंज में द किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सितारगंज के लिए यह दिन ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि मिल चलने से खटीमा, बनबसा, नानकमत्ता, बरा, सितारगंज आदि के किसानों को बाजपुर, किचा वो बहेड़ी की चीनी मिलों में गन्ना बेचने नहीं जाना पड़ेगा। क्षेत्र के किसानों को क्षेत्र में ही इसकी सुविधा मिलेगी। किसान भाइयों को आसानी होगी, जिनको गन्ना बेचने के लिए बागपुर जाना पड़ता था या किच्छा जाना पड़ता था, या इसके अलावा बहुत सारे लोग बहेड़ी की जो शुगर मिल है, उस बहेड़ी की शुगर मिल पर भी हमारे इस क्षेत्र का गन्ना जाता था। उन सभी को अब आसानी हो जाएगी कि उनके घर के पास चीनी मिल चलेगी। साथ ही बड़े लंबे प्रयास के बाद चली है और पहले इसको पीपीपी मोड में दिए जाने का निर्णय हो गया था, लेकिन उसमें बहुत विलंब हो रहा था। पीपीपी मोड में होने के कारण से क्योंकि दोबारा से इसमें कई सारी प्रक्रियाएं करनी पड़ती, इसलिए हमने तय किया कि सरकार की तरफ से जितना भी पैसा यहाँ देना होगा वो पैसा हम देंगे और हम इसी सत्र में चीनी मिल को चलाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज्य से बेहद लगाव है। किसानों को आधुनिकता और संपन्न बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। हमारी सरकार और केंद्र सरकार लगातार किसानों की आमदनी कैसी बढ़ाई जाए, इस क्षेत्र में विशेष फोकस करते हुए लगातार इस क्षेत्र में काम कर रही है कि भारत के किसानों को 21वीं सदी का एक आधुनिक और संपन्न किसान कैसे बनाया जाए। उसके लिए सोहेल हेल्थ कार्ड है, किसान सम्मान निधि योजना है, लगातार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए लगातार काम हो रहा है। लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आज डबल इंजन की सरकार हमेशा से इस देश के किसानों के लिए चिंतित है, थी और रहेगी। हमारे लिए किसान कल भी सबसे पहले था, आज भी है और कल भी अगर कोई सबसे आगे रहेगा तो हमारे किसान भाई हैं। कल कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि केंद्र सरकार ने एमएसपी को पूर्व की सरकार के मुकाबले दोगुना किया है। उन्होंने कहा कि एमएसपी का लाभ अब सिर्फ गेहूं और धान के अलावा अन्य फसलों पर भी दिया जा रहा है। हमने एमएसपी को 1.5 गुना किया। एमएसपी पर खरीद 2014 से तुलना करें तो लगभग दोगुनी हो गई। पहले गेहूं और धान दो ही जिन्स एमएसपी पर खरीदी जाती थी। उसके बाद मोदी जी के नेतृत्व में दलहन, तिलहन और कपास की खरीद भी प्रारंभ हुई। छोटे किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको मदद करने के लिए, उनकी ताकत बढ़ाने के लिए 10,000 एफपीओ बनाने की घोषणा की है, जिस पर काम प्रारंभ हो गया है। 6,850 करोड़ रुपया सरकार उस पर खर्च करने वाली है। ये एफपीओ बनने के बाद इसके माध्यम से निश्चित रूप से खेती और किसानी में बहुत परिवर्तन आने वाला है। केंद्रीय पर्यटन, संस्कृति और पूर्वोत्तर राज्यों के मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि इस साल की पूरी उपज केंद्र सरकार द्वारा खरीदी जाएगी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसानों के साथ है और उनका एक एक अनाज खरीदा जाएगा। उन्होंने किसानों से अपनी उपज को निकटतम खरीद केंद्र में ले जाने के लिए कहा है। नरेंद्र मोदी जी सरकार आने से पहले 2014 में राइस प्रोक्यूरमेंट के लिए केंद्र सरकार 3,400 करोड़ खर्च किया था। मैं आज बताना चाहता हूं इस 7 साल में 3,400 करोड़ से लेकर आज 27,000 करोड़ आज एक साल में नरेंद्र मोदी जी सरकार जो राइस प्रोक्यूरमेंट के लिए खर्च कर रहे हैं। यह सरकार रैत के हित के सरकार है नहीं है, लोग समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में धान की खेती करने वाले किसानों को और लाभ मिलेगा और प्रोत्साहन के साथ ही पोषण युक्त चावल उत्पादित करने पर भी उन्हें बल दिया जाएगा। आखिरी चावल के केजी तक भारत सरकार किसानों का चावल हम खरीदेंगे।
राह चावल खरीदेंगे। ये मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी सरकार किसान का पक्ष का काम करने वाला सरकार है। हमारा पॉलिसी में कोई चेंज नहीं है। हम जो प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं चावल का, वो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी जो है हम जारी रखेंगे। दिल्ली में वायु प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 2 दिसंबर तक टाल दी है। कोर्ट ने दिल्ली, पंजाब, यूपी और हरियाणा से पूछा है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वायु प्रदूषण को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना की बेंच ने टिप्पणी की कि राज्यों की मंशा सही है, लेकिन निर्देशों का क्रियान्वयन बिल्कुल नहीं हुआ है। अगर स्थिति ऐसी ही रहती है तो हमें एक स्वतंत्र टास्क फोर्स का गठन करना होगा, लेकिन पहले हम सरकारों को मौका देना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चौथे फेज की विस्तार योजना के लिए पेड़ काटने से पहले डीएमआरसी को मुख्य वन संरक्षक दिल्ली से अनुमति लेना जरूरी है। वन संरक्षण कानून के तहत ऐसा करना जरूरी है। कोर्ट ने मुख्य वन संरक्षक दिल्ली को निर्देश दिया है कि वो आवेदन प्राप्त होने के 1 महीने के अंदर अपनी सिफारिश के साथ आवेदन को वन और पर्यावरण मंत्रालय को भेजे। आजादी के अमृत महोत्सव को मनाते हुए दिल्ली के CSIR सभागार में स्वतंत्रता आंदोलन में वैज्ञानिकों की भूमिका विषय पर 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ। 2 दिनों तक वर्तमान समय में विज्ञान के महत्व के बारे में परिचर्चा होगी, जिसमें तमाम वैज्ञानिक, पेशेवर और विद्यार्थी हिस्सा लेंगे। इस अवसर पर आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेजा ने कहा कि भारतीय औषधि विज्ञान का इतिहास समृद्ध रहा है और भविष्य भी काफी उज्जवल है, लेकिन भारतीय औषधि विज्ञान के खिलाफ बनाए गए नैरेटिव्स को बदलने की दिशा में काम करने की जरूरत है। नैरेटिव्स को चेंज करने के ऊपर भी बहुत सारा काम करें। नैरेटिव्स चेंज होता है, बदलता है, तो जैसे जयंत जी ने उसका उल्लेख भी किया कि देश आगे बढ़ता है जब हम अपने विधाओं का गुणगान करते हैं। गुणगान श्रद्धा के साथ करना चाहिए, वो तो अपना दायित्व है, लेकिन गुणगान के साथ एविडेंस जुड़ता है तो उसको मेन स्ट्रीम साइंस में हम लोग लेके आ सकते हैं। जल जीवन मिशन लद्दाख के सुदूर सीमावर्ती इलाकों तक पहुंच गया है ताकि सभी के घरों में नल का साफ पानी सुनिश्चित हो सके। लेह जिले के प्रखंड नुब्रा के ग्राम स्कम्पुक में 105 घर हैं और अब हर घर में 0 से भी कम तापमान में भी नल का साफ पानी उपलब्ध है। ये गांव हिमालय में 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित हैं और वर्तमान में अधिकतम दिन का तापमान 0 से 3 डिग्री सेल्सियस कम और न्यूनतम तापमान रात में 0 से 1 डिग्री सेल्सियस कम तक चला जाता है। 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया जल जीवन मिशन वास्तव में लोगों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के जीवन को बदल रहा है। 27 महीने की छोटी अवधि में 5.33 करोड़ परिवारों को नए नल जल कनेक्शन दिए गए हैं। अब गांव में रहने वाले 8.56 करोड़ यानी कि 44.5% परिवारों को अपने घरों में स्वच्छ नल के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी मानसून के कारण लगातार भारी बारिश जारी है। अब तक राज्य में इस मौसम में 75% से ज्यादा बारिश दर्ज की जा चुकी है। करीब 11,000 से ज्यादा लोगों को राज्य भर में 123 आश्रय स्थलों में भेजा गया है। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर लोगों के बीच राहत सामग्री बांटने का काम किया। इस बीच चेन्नई और 6 अन्य जिलों में स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा की गई है। पूरे 100 साल में ये केवल तीसरी बार है जब 1 अक्टूबर से 1000 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है। मौसम विभाग ने केरल में सोमवार को भारी बारिश की संभावना जताई है। तिरुवनंतपुरम से मल्लपुरम तक 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर पर्यटकों के लिए स्वर्ग है और इस स्वर्ग को 4 चांद लगाने और सैलानियों को रिझाने के लिए पूरे जोर शोर से काम में लगी हुई है प्रशासन। इसी कड़ी में मुगल रोड से लगती नदी रमी आरा के किनारे ऑर्गेनिक पार्क बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ एक कॉफी हाउस बनाने की योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। पेश है हमारे संवाददाता रमा त्यागी की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है और अब सैलानियों को लुभाने के लिए इसे सुलभ और पर्यटकों की सहूलियतों को ध्यान में रखते हुए इस पर तेजी से काम किया जा रहा है। शोपियां में भी सैलानियों को लुभाने के लिए मुगल रोड से लगती नदी रमी आरा के आसपास के इलाकों के सौंदर्यकरण पर ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ पर एक ऑर्गेनिक पार्क बनाया जा रहा है। साथ ही पर्यटक एक ही स्थान पर बैठकर खूबसूरत नजारों का आनंद ले सके, इसके लिए एक कॉफी हाउस का भी निर्माण किया जा रहा है। शोपियां आने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए ये ऑर्गेनिक पार्क और कॉफी हाउस एक वरदान साबित होने वाला है। इसके बनने के बाद शोपियां और मुगल रोड की सुंदरता तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ
स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। हम यहाँ पे एक ये ऑर्गेनिक पार्क बना रहे हैं अंडर द स्कीम ऑफ नरेगा। नरेगा में जो हमारा वो कंसेप्ट है, इसमें ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम होती है, जिसमें हम एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ हम कोई एसेट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे जो एसेट ये बन रहा है, एक तो हमें टूरिस्ट स्पॉट यहाँ पे बनाना है और दूसरा यहाँ पे ये व्यू कैप्चर करने के लिए ये एसेट हमने उठाया है। शोपियां के विकास में महिलाएं भी अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। कॉफी हाउस में पर्यटकों की देखभाल, महिलाओं की नियुक्ति से महिला सशक्तिकरण को भी बल मिलेगा। हमारा यहाँ पे एक कॉफ़ी शॉप डालने का प्लान है। अनएम्प्लॉयड वुमेन होगी, उसको हम उसमें रिजर्वेशन देके यहाँ पे उसके लिए एक एम्प्लॉयमेंट का सोर्स बनाना है। एक तो रेफ्रेशिंग पॉइंट बनेगा यहाँ पे, दूसरा एक एम्प्लॉयमेंट का एक जरिया बनेगा। पहले ही हमने इस पार्क को बनाने में इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की। बनने के बाद यहाँ पे एक टी स्टॉल रहेगा, दैट बी एक्सक्लूसिवली रिजर्व्ड फॉर वुमेन। और हम वही कोशिश करेंगे कि पहले वुमेन को हम यहाँ पे रिजर्वेशन देके वो जो कोई अनएम्प्लॉयड होगी उनका एक सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रहेगी। पार्क 1.5 महीने के अंदर बनकर पूरा हो जाएगा। स्थानीय लोग भी पार्क और कॉफी हाउस के बनने से काफी खुश हैं। तो यहाँ पे क्या काम आपको मिला है? ये निर्गा का काम मिला है, इसी से हमें थोड़ा रोजगार मिल गया, तो यही काम करते हैं। हर एक गाँव में, हर एक कोचे में, हर एक गली में काम हो रहा है, ड्रेनेज हो रही है और पाथे हो रही है। और जो रोड नहीं बने थे आज से 10 साल पहले, वो आज बन रहे हैं। हम शुक्रगुजार हैं। पर्यटकों को 360 डिग्री व्यू मिल सके, इसके लिए चोटी पर 1200 सीढ़ियों का निर्माण किया जा रहा है। ब्यूरो इनपुट के साथ रमा त्यागी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब देखते हैं कि देश की अलग अलग मंडियों में क्या रहा अनाज का भाव, इस रिपोर्ट में। देश से होने वाले गैर बासमती चावल के निर्यात में साल 2021 के दौरान लगातार इजाफा हो रहा है। हालांकि बासमती चावल के निर्यात में कुछ कमी आई है। साल 2021 के अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात महज 19,49,960 टन का हुआ है, जो बीते साल इस दौरान 23,87,206 टन रहा था। जबकि गैर बासमती चावल के निर्यात की बात करें तो इसमें इस साल अच्छी बढ़त दर्ज की गई है। बीते 6 महीने के दौरान गैर बासमती चावल का निर्यात 30 लाख टन से ज्यादा बढ़ा है। साल 2021 में अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान देश से गैर बासमती चावल का निर्यात 81,95,389 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 51,16,140 टन का ही हो सका था। वहीं इन दिनों धान की सरकारी खरीद चल रही है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने चंडीगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु और बिहार के खरीद राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में खरीफ विपणन सीजन 2021-22 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 209.52 LMT से अधिक धान की खरीद कर ली है। चल रही धान की खरीद से अब तक लगभग 11,57,000 किसान 41,066 करोड़ 80 लाख रुपए के MSP मूल्य के साथ लाभान्वित हुए हैं। बता दें कि पिछले वर्षों की तरह ही KMS 2021-22 में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। वहीं बात धान की बुआई की करें तो चालू रबी सीजन में धान की बुआई बीते साल से कुछ पीछे चल रही है। धान के रकबे में अब तक 74,000 हेक्टेयर की कमी आई है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 18 नवंबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी धान की कुल बुआई 6,33,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुआई का रकबा 7,07,000 हेक्टेयर रहा था। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य रही। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की सूरजपुर मंडी में 27 नवंबर को धान का भाव था 1,940 रुपए। 29 नवंबर को इसके भाव में 589 रुपए की गिरावट दर्ज हुई और भाव 1,351 रुपए पर आ गया।
जबकि गुजरात की देहगाम मंडी में इस दौरान धान के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 27 नवंबर को धान का भाव रहा 1740 रुपए। 29 नवंबर को इसके भाव में 52 रुपए की बढ़त आई और भाव 1792 रुपए पर पहुँच गया। इसी तरह राज्य की ही देवगढ़ बारिया मंडी में धान के भाव में मजबूती देखी गई। यहाँ 29 नवंबर को धान का भाव 10 रुपए बढ़कर 1110 रुपए से 1120 रुपए हो गया। वहीं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में 27 नवंबर को धान का भाव रहा 2400 रुपए। 29 नवंबर को इसके भाव में 10 रुपए की तेजी आई और भाव 2410 रुपए पर जा पहुंचा। हालांकि रामपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहाँ 27 और 29 नवंबर को धान 2150 रुपए पर बिकी। चालू रबी सीजन में दलहनी फसलों की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। देश भर में चना, उड़द, मूंग और मसूर के अलावा दूसरी रबी दलहनी फसलों की बुआई चल रही है। कृषि मंत्रालय के साल 2021-22 के लिए 12 नवंबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार दलहन की बुआई 4 लाख हेक्टेयर घटकर 55,10,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुआई का रकबा 59,16,000 हेक्टेयर रहा था। इन दिनों ज्यादातर मंडियों में साबुत अरहर की आवक सीमित बनी हुई है। अरहर के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्बाक नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में 27 नवंबर को अरहर का भाव रहा 6,400 रुपए, जो कि 29 नवंबर को 50 रुपए टूटकर 6,350 रुपए पर आ गया। इसी तरह राज्य की मैनपुरी मंडी में भी अरहर की खरीद नरमी के साथ हुई। यहाँ 29 नवंबर को अरहर के सौदे 10 रुपए की गिरावट के बाद 6,325 रुपए पर हुए, जबकि 27 नवंबर को यहाँ इसका भाव था 6,335 रुपए। जबकि उत्तर प्रदेश की ही गाजियाबाद मंडी में इस दौरान अरहर के भाव स्थिर रहे। यहाँ दोनों दिन यानी 27 और 29 नवंबर को अरहर का भाव बिना किसी बदलाव के 6,350 रुपए पर टिका रहा। गुजरात की जंबूसर मंडी में 29 नवंबर को साबुत अरहर का भाव रहा 5,400 रुपए। यहीं की राजकोट मंडी में अरहर की खरीद 5,000 रुपए पर हुई। केरल की पालक्काड़ मंडी में सोमवार को साबुत अरहर के सौदे 10,600 रुपए पर हुए, जबकि कर्नाटक की लक्ष्मेश्वर मंडी में अरहर 4,358 रुपए पर बिकी। बता दें कि कृषि मंत्रालय ने 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है। घरेलू स्तर पर दलहन की पैदावार साल 2021-22 के दौरान अच्छी हो सकती है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान कुल दलहन उपज 9.45 मिलियन टन अनुमानित है। यह 8.06 मिलियन टन की औसत दलहन की पैदावार की तुलना में 1.39 मिलियन टन अधिक है। वहीं तुर की उपज पर नजर डालें तो साल 2021-22 के दौरान खरीफ तुर की पैदावार 4.43 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है। और मंडी खबर के बाद अब बारी है मौसम खबर की। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि इस मौसम में कैसे रखें अपनी फसलों का ध्यान। मौसम को ध्यान में रखते हुए दिल्ली और आसपास के किसान गेहूं की बुआई जारी रखें। यहाँ के किसान पत्तेदार सब्जियों और मटर की बुआई कर सकते हैं। साथ ही दिल्ली के आसपास प्याज की बुआई भी जारी रखें। वहीं हरियाणा के पश्चिमी अंचल में सरसों और चने की बुआई पूरी कर ले। हरियाणा के पूर्वी अंचल में जौ और गेहूं की बुआई करें। यहाँ के किसान अभी के समय सरसों, मेथी, पालक और धनिया की बुआई कर सकते हैं। हरियाणा के पूर्वी अंचल के किसान गाजर और मूली की बुआई करते रहे। साथ ही यहाँ के किसान आलू की रुपाई भी कर ले। बात पंजाब की करे तो यहाँ के किसान अभी के समय गेहूं की लंबी अवधि की किस्मों की बुआई कर सकते हैं। साथ ही पंजाब के किसान टमाटर, बैंगन, मिर्च और शिमला मिर्च की बुआई कर ले। पंजाब के किसान आलू और फूलगोभी की रुपाई कर सकते हैं। इसके अलावा पंजाब के किसान सब्जियों की नर्सरी को शीतलहर और कम तापमान से बचाव करने के लिए पॉली शीट का उपयोग करें। आलू की अगेती फसल बोने का समय निकल चुका है। आलू की मुख्य फसल की बुआई भी की जा चुकी है, लेकिन आलू की देरी से बोई जाने वाली किस्मों को
दिसंबर के आखिरी तक लगाया जा सकता है। आलू की बुआई करते समय किसान के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। सबसे जरूरी बात यह है कि बीज खरीदते समय सावधानी बरतें। बीज हमेशा विश्वसनीय जगह से ही खरीदें और बीज कंदों को छाया में सुखाकर ही बुआई करें। ध्यान रखें कि बोते समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और कंद से कंद की दूरी बीज के आकार के अनुसार हो। उदाहरण के लिए 20 ग्राम भार वाले कंदों की दूरी 15 सेंटीमीटर, 40 ग्राम वाले की 20 सेंटीमीटर, 60 ग्राम वालों की 30 सेंटीमीटर और 80 ग्राम वाले कंदों की दूरी 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेड़ों में 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई में बुआई करें। अच्छी फसल लेने के लिए फसल में 7 से 10 बार सिंचाई जरूर करें। पहली सिंचाई बुआई के 10 से 12 दिन बाद अंकुरण से पहले और दूसरी सिंचाई बुआई के 20 से 22 दिन बाद करें। अंतिम सिंचाई खुदाई से 10 दिन पहले करें। बुआई करने से पहले आप अपने खेतों की मिट्टी की जांच भी जरूर करा लें। आलू की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में 180 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटाश की जरूरत होती है। जब पौध की ऊंचाई 8 से 10 सेंटीमीटर की हो जाए तो खुरपी की मदद से खरपतवार को साफ करते रहें। आलू में झुलसा रोग होने का खतरा बना रहता है। ये रोग पत्ती, डंठल और कंद सब पर लगता है। झुलसा रोग होने पर पत्तियों पर हल्के पीले धब्बे दिखाई देने लगते हैं। ध्यान रहे कि फसल में किसी भी तरह का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्रों से भी खेती से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं। और इसी के साथ आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। उसका जीवन कच्ची मिट्टी हर सांचे में वो ढलती है, देती है जग को जियारा खुद बाती।